नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं IRO की जानिब से आप सभी ख़वातीन का आज के इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करती हूँ। आई हार्टली वेलकम यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hope you all have been doing well, inshallah. We start our program with the recitation of the Quran in order to seek Allah's mercy, protection and grace. जिसके लिए मैं माइक पर बुलाती हूँ आयशा मेराज को, जो कि तक़वा इस्लामिक स्कूल में क्लास 3rd की स्टूडेंट हैं। आयशा मेराज एकेडमिक्स के साथ साथ हिफ्ज़ुल कुरान में भी एनरोल्ड हैं। इंशाअल्लाह आप इनकी खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत से महजूज़ होंगे। आयशा मेराज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून। सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम यतफ़क्करून। अभी जो क़िरात आपने समाअत फरमाई वो थी सूरा अन-नहल, सूरा नंबर 16, आया नंबर 68 to 69, जिसका उर्दू तर्जुमा है, पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आपके रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ के घर बना पहाड़ों में, दरख्तों में और लोग जो छतरियाँ बनाते हैं उनमें। फिर हर तरह के मेवे में सिखा और अपने रब के हमवार किए हुए रास्तों पर चलती रह। निकलती है उनके पेटों से पीने की एक शय जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि शहद। इसमें लोगों के लिए शिफा है, यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा बेटा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी नसीब करें, आमीन। आगे बढ़ने से पहले I would like to call upon the stage our guest speakers, Dr. Sadia Khan ma'am and Dr. Sufia Akhtar ma'am. जैसा कि आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक है सेहत और ख़वातीन, जिन्हें सिन्फ़ नाजुक भी कहा जाता है, मगर इस सिन्फ़ नाजुक को अल्लाह ताला ने एक अहम ज़िम्मेदारी दी है और वो ज़िम्मेदारी है एक नस्ल को तैयार करना। इसके साथ साथ एक लेडी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे अहम रोल अदा करने पड़ते हैं और वो बिना थके बिना रुके अपने तमाम तर कामों को बखूबी सर अंजाम देती है। इन ह्यूज टास्क को एफिशिएंटली करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें।
ताकि हम अपने गोल्स को बग़ैर किसी खामी के अचीव कर सकें, जिसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख़याल रखें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हेल्थ पर एम्फेसाइज़ किया है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6412। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कद्र नहीं करते, पहली सेहत और दूसरी फ़राग़त। अल्लाह ताला की अता करदा तमाम तर नेमतों में से एक अहम नेमत है हमारी सेहत। अगर सेहत ना हो तो इंसान अपने तमाम जज्बों के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकता। सेहत की अहमियत का एहसास करते हुए ही आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। टुडे मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट डे वेयर वी कम टुगेदर टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ एंड वेलबींग। फिर से वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट्स का, जो कि पूरे डेडिकेशन, कंपैशन एंड एक्सपर्टाइज के साथ मेडिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमारी आज की गेस्ट स्पीकर्स हैं डॉक्टर सादिया खान मैम और डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम। लेट मी मेक यू अवेयर ऑफ द फ्लो ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम। पहले डॉक्टर सादिया हमें ख़वातीन की डाइट के मुताल्लिक कुछ अहम तफसीलात से अवेयर कराएंगी और डॉक्टर सूफिया की टॉक मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेनोपॉज इश्यूज़ पर बेस्ड होगी, फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपको क्वेश्चन स्लिप्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप अपने सवालात लिखकर वॉलंटियर्स को सबमिट कर दें और अपना नाम और प्रोफेशन लिखना ना भूलें। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को शामिल किया जाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर सादिया खान मैम, an intensivist and anesthetist at Fatima Hospital. She is a gold medalist and working really hard in order to serve the masses. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर सादिया मैम से कि वो आएँ और डाइट से रिलेटेड अहम बातें हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया खान आज एक बहुत अहम मौजू पे आप सबसे बात करूँगी, जो कि है न्यूट्रिशन और डाइट की अहमियत। हम जानते हैं कि हमारी सेहत और ज़िंदगी का दारोमदार हमारे खाने की आदत पर है। इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी है उनमें भी खुराक और सेहत का बहुत ज़िक्र है। बैलेंस डाइट के बुनियादी उसूल को जानते हैं। पहले एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमें इन सब को एक मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म सही तौर पे वर्क कर सके। ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही चीज़ का खाना या एक ही खाने को बार बार खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाक है वो खाओ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ़ वही चीज़ें खानी चाहिए जो हलाल हैं और ताइब हैं। सही बुखारी की हदीस में उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों से। इससे हमें इत्तिदाल यानी कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की तालीम दी जाती है। ख़वातीन की सेहत और डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने साथ एक पूरी फैमिली चलाती हैं, अपनी पूरी फैमिली के देखभाल में लगी रहती हैं। एक कमज़ोर मदर फ़िज़िकली या मेंटली अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं कर सकती एंड इवेंचुअली बच्चों का फ्यूचर उसकी मदर की तालीम पर डिपेंड करता है। तो एक मदर की हेल्थ या एक हेल्दी फ़ीमेल ही एक हेल्दी फैमिली चला सकती है। हम फीमेल्स को ये ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हम एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हमें अपना खुराक ऐसा रखना चाहिए जिसमें वैरायटी हो। आपको अपनी खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाइयत शामिल करने चाहिए। हर किस्म का खाना अपने आप में मुख्तलिफ़ मिनरल्स और विटामिन्स रखता है, इसलिए जो हमारा डाइट होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। हमें फ्रूट, सब्ज़ियाँ, मीट, जैसे कि गोश्त, मछलियाँ, सारी तरह की मीट जो है, रेड मीट एज़ वेल एज़ वाइट मीट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए।
सेकेंड है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। फीमेल्स को खासकर कुछ स्पेसिफिक वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। फ़ीमेल अपने पूरे लाइफ में कई स्टेजेस से गुज़रती है और हर स्टेज में उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल या एक ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल की कैलोरी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल फ़ीमेल से ज़्यादा होती है। सिमिलरली, एक फ़ीमेल जो थोड़े दिन में मेनोपॉज अटेंड करने वाली है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करके बोन्स और टीथ बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, और सनलाइट और धूप से बॉडी इसको खुद ब खुद बना लेती है। फीमेल्स मैक्सिमम टाइम घर के अंदर रहती हैं और स्किन का मेजर हिस्सा फीमेल्स का कवर्ड रहता है। इस वजह से हम जितनी भी फीमेल्स हम लोग जो कवर्ड रहती हैं, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कैल्शियम ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स और जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर, दही, ये सब से हम लोग कैल्शियम ऑब्टेन कर सकते हैं। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी हो जाती है, जिसके वजह से मेनोपॉजल फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन जो है उनकी बहुत भुरभुरी हो जाती है। इसके वजह से थोड़े से भी चोट लगने से मेनोपॉजल फीमेल्स फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर उनके बॉडी में हो जाता है। इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को विटामिन डी और कैल्शियम दोनों के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फॉलिक एसिड ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स जो भी आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहती है तो इससे आने वाले बच्चे को कंजेनाइटल एनिमली हो सकता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ बच्चों में पैदा होने के बाद दिमाग में प्रॉब्लम है या फिर पीठ में इतना बड़ा छाला हो जाता है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है और बहुत इजीली ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम प्री प्रेग्नेंट स्टेट में 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड की अपनी क्वांटिटी बढ़ा दे खाने में, तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग फॉलिक एसिड अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आप बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक का पत्ता और जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, मौसम्बी हो गया, ऑरेंज, लेमन, ये सब में फॉलिक एसिड बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो आप नेचुरली भी इसको ले सकते हैं। फिर बात करते हैं आयरन की। हम सब जानते हैं कि ये ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आयरन, और मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स यहाँ पे जो बैठी हैं वो एनीमिक होंगी, क्योंकि फीमेल्स अपने पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी स्टेजेस में ब्लड लॉस एक्सपीरियंस करती हैं, चाहे वो पीरियड्स हो या डिलीवरी का पीरियड हो, तो ब्लड लॉस की वजह से उनको एनीमिया हो ही जाता है। तो सबसे पहले बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में बना हुआ होता है, एक हीम है और एक ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। हीम बनता है आयरन से। अगर हम आयरन क्वांटिटी अपनी कम लेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। आयरन के साथ साथ हमें प्रोटीन का भी इंटेक करना होगा, तभी पूरा हीमोग्लोबिन बन पाएगा। तो आयरन रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गोश्त हो गया, दाल, ये सब की क्वांटिटी हमें अपने डाइट में बढ़ानी चाहिए। फिर आते हैं प्रोटीन। हमारा 30% जो बैलेंस डाइट का पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है हमारे जिस्म के रिपेयर और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्स, नट्स, मीट इसके रिच सोर्सेज हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इंडियन डाइट का 70% होता है। इसमें राइस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। फिर है फ़ैट्स। फ़ैट्स के बारे में बात करें तो हेल्दी फ़ैट को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फ़ैट का मतलब है जिस फूड में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की उसमें क्वालिटी हो। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे आर्टरीज़ में जो भी फ़ैट डिपॉजिट हैं उनको वहाँ से उठा के लिवर में जाके छोड़ देता है। तो ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए बजाय इसके कि जो हम लेते हैं। जैसे एनिमल मीट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है,
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये नट्स, जो भी पिस्ता, आलमंड, ये सब हैं। फ़िश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं अपने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन की। रोज़ाना हमें 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। स्किन एंड हेयर, फीमेल्स को अपने स्किन और हेयर का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके स्किन में कोई भी चेंजेस आती हैं उसके कलर में, टेक्सचर में, और आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल आपको देता है कि उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तभी ऐसा हो रहा है। तो फीमेल्स को अपने डाइट में प्रोटीन और बहुत सारे वाइटामिन इंक्लूड करना चाहिए, इससे आपकी स्किन और हेयर भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस। हर चीज़ को बैलेंस में लेना ज़रूरी है। ज़्यादा खाना या भूखा रहना दोनों ही हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह हम एक फास्टिंग पीरियड के बाद जब हमारी बॉडी को नीड रहती है, अगर हम तब भी अपने बॉडी को ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो इंसुलिन हमारे बॉडी में अर्ली मॉर्निंग निकला है वो धीरे धीरे यूटिलाइज ही नहीं होगा। धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाएगी कि रात के फास्टिंग के बाद उसे सुबह कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेजुअली बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है और बहुत अर्ली स्टेजेस में आजकल लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि बॉडी उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन निकल रहा है वो भी यूज़ नहीं हो पाता है। सॉल्ट इंटेक हमें अपना कम से कम रखना चाहिए। जंक फूड और शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करें, यह आपके वेट और हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट जो है हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती है, ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहती है और बहुत ही नुकसान दे पहुंचाती है आपके बॉडी को। फिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी। डाइट के साथ आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। रोज़ाना हमें 30 मिनट का वॉक या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्लीप। एडिक्वेट स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप नहीं लेती हैं फीमेल्स, तो आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। आजकल हम देखते हैं लोग रात को देर तक मोबाइल में रहते हैं और फिर सुबह भी देर तक सोते हैं। इससे आपके बॉडी में जो भी हार्मोन्स जो मिडनाइट में निकलनी है वो नहीं निकल पाती, क्योंकि आपकी बॉडी की साइकिल आपने चेंज कर दी है। इससे इवेंचुअली आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस में चली जाती है और बहुत सारी बीमारी जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओडी, बहुत सारी हार्मोनल डिजीज़ेज़ आपको हो सकती है। तो अपनी स्लीप आपको एडिक्वेट रखनी चाहिए। फूड अडल्ट्रेशन, हमारे मुल्क में इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है फूड अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम पैकेज्ड फूड या कम से कम बाहर का खाना खाएं और नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स और जो भी घर में बना हुआ है उसको यूज़ करना चाहिए। देन है रूटीन हेल्थ चेकअप। रूटीन हेल्थ चेकअप हमें एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर में कराते रहना चाहिए। किसी भी डिज़ीज़ को बॉडी में अपना इफ़ेक्ट करने में मिनिमम 1 ईयर का टाइम लगता है। सपोज़ अगर डायबिटीज़ ही है तो उसका असर किडनी या आपके रेटिना पे या हार्ट पे असर आने में 1 ईयर का टाइम लगता है। अगर आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे तो आप टाइम से पहले उसके बारे में जान पाएंगे और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। तो ये सारे डाइट टिप्स हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरा मैम। अल्लाह ताला आपके एफ़र्ट्स को कबूल करे और आपको दोनों जहान में जज़ाए खैर अता करे, आमीन। मैं अल्लाह की पसल दी सो दैट वी मे बिकम द पीपल ऑफ एफ़र्ट्स, आमीन। देखा आपने कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए हेल्दी डाइट को फॉलो करना। ख़वातीन अपने घर के कामों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं होता। और शायद आप सब या हम ये बातें पहले से भी जानते रहे होंगे, लेकिन ये मैम की ये टॉक हमारे लिए एक रिमाइंडर रही कि इंशाल्लाह हम आइंदा इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर ख़वातीन अपना ही ख्याल नहीं रखेंगी तो वो अपने अराउंड लोगों का कैसे ख्याल रख पाएंगी जिनके लिए वो दिन भर अथक मेहनत करती होती हैं। और इस्लाम में और ये हमारा जो जिस्म है उस पर भी तो हमारा कुछ हक़ है ना। अल्लाह ताला इसके मुताल्लिक़ हमसे सवाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा से हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे।
और सेहत और न्यूट्रिशियस फूड पे फोकस होने के साथ साथ हमें हाइजीन के लिए भी इक्वली कंसर्न होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। And when we talk about hygiene, maintaining menstrual hygiene is really important for women. Menstrual hygiene हमें different urinary tract infections और बीमारियों से बचाता है। हाइजीन रिलेटेड अवेयरनेस ना होने की वजह से ही ख़वातीन को डिफरेंट प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। हमारी नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान मौजूद हैं। Dr. Sufia Akhtar ma'am, a gynecologist and surgeon who is an MBBS MS OBGYN from JNMCH MU Aligarh, an ex-registrar at Sri Balaji Medical College and Hospital Chennai, an ex-consultant at ESIS Hospital Varanasi. At present, she is a specialist consultant at a government hospital Badohi. अब मैं डॉक्टर सूफिया मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेनोपॉज इशूज़ से हमें अवेयर कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सूफिया अख्तर। मेरा टॉपिक आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स। ठीक है, ये हम औरतों की ज़िंदगी में अगर देखा जाए 3 स्टेजेस होते हैं। जब तक महीने नहीं आते हैं, जब तक महीना होता है और जब महीना बंद होता है। हम पहले बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करना क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, हम फीमेल्स को अल्लाह ताला ने एक दूसरी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पैदा किया है। ठीक है, हम जो आए हैं इस दुनिया में, हमारा मेन मोटिव यही है। बाकी हम जो करते हैं वो हमारा ड्यूटी है, वो हमारा काम है, वो हम उसे कर रहे हैं। मेंसेस आना हमारे अंदरूनी मतलब हमारी शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन बदलते हैं जिससे मेंसेस शुरू होते हैं। मेंसेस शुरू होने का मतलब होता है कि फ़ीमेल हेल्दी है। ठीक है, वो आगे अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकती है। अब चीज़ ये है कि देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस आने ही हैं, और तो लड़कियों को मेंसेस आने ही हैं। 10 से लेकर के 14 साल की एज में नॉर्मली लड़कियों को मेंसेस शुरू होते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कुछ लोगों को उससे पहले 8 साल 9 साल से में भी मेंसेस आ जाते हैं। उस समय हमारी बच्चियां जो होती हैं समझदार नहीं होती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि अब अचानक से उनकी बॉडी में इतना बड़ा चेंज आने वाला है। उनको हर महीने ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग है ना, ब्लड से हर कोई हैरान परेशान होता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी बच्चियों को बताना कि बच्चे ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए है, ये बताती है कि आप हेल्दी हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम इसे बुरा समझते हैं। हमें लगता है कि अगर जिन फीमेल्स को महीना आ रहा है वो ये चीज़ें छू नहीं सकती हैं, वो नहा नहीं सकती हैं, नहाएंगी तो उनको हड्डियों में दर्द होगा। ठीक है, उनको आगे चल के दिक्कतें आएंगी, वो आगे नस्ल अपनी आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको मेंसेस आ रहे हैं तो उस समय आप गाय या दूध देने वाले जानवरों को नहीं छू सकते, वो दूध देना बंद कर देंगी। कुछ लोगों का कहना है कि आप पेड़ पौधे नहीं छू सकते, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में। कुछ लोगों का कहना है कि आप शीशा मत देखो, शीशे की चमक चली जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ लड़कियाँ शीशा नहीं देख सकती, क्यों? क्योंकि उनको मेंसेस आ रहे हैं, वो इम्प्योर हैं, वो नापाक है ना। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ठीक है, स्कूल मत जाओ, है ना, खेलो कूदो नहीं, कुछ कूदो नहीं। तुम कूदोगी खेलोगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, आगे चल के दिक्कत आ जाएगी। तो ये गलत है ना। हमें इसको समझाना है, हमें सोसाइटी में ये बताना है कि ये गलत है, ये नॉर्मल चीज़ है। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी का मतलब प्यूबर्टी से पहले बच्ची होती है। जो लड़की होती है, प्यूबर्टी मतलब जब महीना शुरू होता है उससे पहले वो बच्ची होती है। प्यूबर्टी आने के बाद महीना जब शुरू होता है वो प्यूबर्टी उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब वो एक औरत बनने जा रही होती है। उसके शरीर में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि अब वो नस्ल आगे बढ़ाएगी। हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है, तो ये बुरी चीज़ नहीं है। ये चूँकि हर महीने आना है और 10-15 साल की उम्र से लेकर के 40 से 45 साल तक महीना आता है, मतलब 30 साल तक हमें इसी के साथ जीना है। ठीक है, तो हमें इसे
इसके साथ हाइजीन, मतलब हमें इसके साथ साफ़ सुथरी ज़िंदगी, हेल्दी और हाइजीन ज़िंदगी इसके साथ स्पेंड करनी है। इसे बुरा नहीं समझना, इसमें गंदगी नहीं रखनी है ताकि इससे आपको इन्फेक्शन ना हो, ये बताना मुझे। हमारे माँ बाप, जो हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों से इसके बारे में बात करने से शर्माते हैं। उनको लगता है ये चीज़ें दोस्तों से पूछ लो या अपने कज़िन से पूछ लो, माँ बाप नहीं बताते हैं, ठीक है। उनको लगता है ये बुरी चीज़ें हैं, बच्चों से इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को नहीं पता होता है कि क्या है, अभी 9 साल 10 साल की लड़की है, अभी 1-2 साल में उसके साथ क्या होने वाला है उनको नहीं पता है। तो जब भी मेंसेस आता है, मेंसेस का कोई समय नहीं होता है, पहला महीना कभी भी कहीं भी आ सकता है। लड़की पार्क में बैठी है, स्कूल में है, घर में है, सो रही है, किसी रिलेटिव के यहाँ गई है, उसे महीना आ सकता है। ऐसा कुछ होता है, लड़की डर जाती है, उसे शर्म आती है, ठीक है, घबरा जाती है वो कि क्या हो गया, उसे नहीं पता है। चूँकि उसे नहीं पता है तो वो डर जाएगी, घबरा जाएगी, उसे गंदा लगेगा, वो बात नहीं कर पाएगी, किसको बताए, स्कूल में रिलेटिव्स के यहाँ किसको बोले, पार्क में किसको बोले। तो बेहतर है कि इससे पहले आपके बच्चियों को मेंसेस आएँ, आप उसके बारे में एक बार उनसे बात कर लीजिए कि बेटा आगे चल के तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा होता है तो तुम घबराना नहीं। क्यों ज़रूरी है बताना? जैसे मैंने बताया, महीना कब आ जाए, पहला महीना, पहली ब्लीडिंग लड़की को कब हो जाए उसे नहीं पता होती है। अगर आप बता दोगे तो लड़की मेंटली प्रिपेयर्ड होगी, वो घबराएगी नहीं, वो डरेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, महीना आता है, प्यूबर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, महीना आना एक चीज़ हो गया, ठीक है। उसके अलावा चूँकि वो बच्ची से अब बड़ी बन रही है, वो लड़की से औरत बन रही है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसको समझना, उसको बताना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या होता है, जैसे छाती उभरती है, ABCDEF, ठीक है, ये सारे सीक्वेंस हैं। जब 9 साल की लड़की से लेकर के 18-19 साल तक जो सीने में उभार आता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी बताना हमारा राइट है, हमारी बच्चियों को ये समझाना कि बेटा ऐसा होगा, ये ज़रूरी है बताना। बगल में बाल आने लगते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, लड़कियों को नहीं पता है, वो घबराती हैं, उन्हें घिन आती है। ये भी बताना कि 7 साल के बाद कैसे तुम्हारी बॉडी होगी, 19 साल में तुम कैसी हो जाओगी, ज़रूरी है बताना। प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है, उनका हिप वाइडन होता है, मतलब पेड़ू उनका जो पेड़ू वाला एरिया है ना, उनका ये जो पेल्विस वाला एरिया है वो चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है? क्योंकि अब हमारी जो लड़की है वो फीमेल औरत बन गई है और वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो पेड़ू चौड़ी होती है, लड़कियां लंबी होती हैं और महीना आता है, ठीक। अब महीने को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट, महीना क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। महीना होने का मतलब है कि आपके जो फीमेल हैं और लड़कियां जो हैं उनकी हार्मोनल साइकिल एक्टिव हो गई है, ठीक। अब हर महीने एक अंडा उनके अंदर फूटता है, अंडा फूटता है, ठीक। अंडा अगर शादीशुदा औरत है, अंडा अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, अंडा जो है अगर हस्बैंड से ताल्लुक़ बन रहे हैं, अंडा अगर हस्बैंड के पानी से मिल गया तो वो बच्चा बन जाता है, नहीं मिला तो मेंसेस हो जाता है, ठीक। मेंसेस इसलिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मेंसेस होना है, बस हमें उसको समझना है और समझाना है। मेंसेस के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आती हैं हमारी लड़कियों में, सेंसिटिव हो जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडी चेंज हो रही है, वो अब बच्ची से बड़ी बन रही हैं, है ना, तो वो अपनी बॉडी को लेके सेंसिटिव हो जाती हैं। चेहरे पे पिंपल्स निकलने लगते हैं, उनको लगने लगता है हम बदसूरत लग रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगती हैं, हम कौन हैं, कैसे हैं, ठीक है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके दोस्त बनने लगते हैं, उनको दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, पेरेंट्स की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, पेरेंट्स से रिपल्शन होता है, माँ बाप जो कह रहे हैं बुरा कह रहे हैं, ठीक है। उन्हें दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कभी बहुत अच्छी हैं कभी बहुत बुरी हैं। खुद के बारे में कैरियर ओरिएंटेशन होने लगता है उनके अंदर, हमें क्या करना है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये भी हार्मोनल चीज़ है, ये नॉर्मल है, ये बच्चों में आता है, उसे गलत ना हो,
है ना, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसमें लड़कियां गलत ना बहें, इसलिए उनको समझाना हमारे पेरेंट्स का काम है। लोग बातें नहीं करते हैं, ठीक, बच्चे उसको गलत सेंस में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दोस्तों से पता चलता है, ठीक, ऐसा होता है वैसा होता है, तो लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। उससे बच्चे इससे बेहतर है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बता दे, बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तुम घबराना नहीं, बेहतर है उसके बारे में बात की। अब ठीक है, मेंसेस हो गया। अब मेंसेस में देखिए क्या होता है। अब अभी तो ऐसा नहीं होता, पहले होता था, लोग गंदे कपड़े इस्तेमाल करते थे ब्लड को रोकने के लिए, उसको सोखने के लिए, राख का इस्तेमाल करते थे, भूसे का इस्तेमाल करते थे, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं उन सब का इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होता है, इससे गंदे कपड़ों की वजह से इन्फेक्शन होता है, पेड़ों का इन्फेक्शन होता है, आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमें समझना है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें एक है सैनिटरी पैड, ठीक है। सैनिटरी पैड मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, कितनी देर तक यूज़ करना है। सैनिटरी पैड इजी टू यूज़ होते हैं, ठीक है। यूज़ एंड थ्रो है, डिस्पोजेबल है, आप एक बार यूज़ करके उसे फेंक सकते हो, बट ये समझना ज़रूरी है कि आप कितनी देर तक उसको यूज़ कर सकते हो। सैनिटरी पैड को 4 से 6 घंटा मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो स्टेन्ड हो चाहे ना हो तो उसे फेंकना है। उसको आप रात भर या दिन भर 12 घंटा 24 घंटा यूज़ नहीं करना होता है। उसके अलावा ऑप्शन है टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप, तो ये सब अभी नहीं इतना कॉमन है। सैनिटरी पैड आप यूज़ करो, अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं है, आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं बाहर हो, या साफ़ कपड़े यूज़ कर सकते हो। कपड़ा यूज़ करना इज़ नॉट बैड, गंदे कपड़ा यूज़ करना इज़ बैड। साफ़ कपड़ा अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो गंदा नहीं है, आप कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे उसको डिस्पोज करना है, कभी भी खुले में नहीं फेंकना है, उसको रोल करके पेपर में बिन में डालना है, ताकि उसको बाद में अच्छे से थ्रो आउट किया जा सके। सैनिटरी नैपकिन चेंज करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलना है, बिकॉज योर हैंड्स आर डर्टी, ठीक है। आप कुछ भी टच करोगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। अच्छे से, सिर्फ पानी से नहीं, साबुन पानी से अच्छे से हाथ धुलना है। साबुन अब हर जगह अवेलेबल है, वो टाइम गया जब साबुन नहीं था, लोग राख से हाथ धोते थे, ठीक है। तो बेहतर है अच्छे से साबुन पानी से हाथ धुलिए। हाथ धुलने के 6 स्टेप्स होते हैं, वो बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मेंस्ट्रुअल पेन, मेंसेस जब आते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दर्द होता है, पेड़ों में ऐसे लगता है पेट में गैस बन गई है, पेट तना तना लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ है तो ये नॉर्मल है। लोग घबराते हैं, कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, बच्ची उठ नहीं पा रही है, आप दवा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दवा लोगे तो आप नुकसान करेगा, पेन किलर आप ले सकते हो। हल्का फुल्का दर्द है तो आप सिकाई कर सकते हो। मेंसेस के टाइम में भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बाकी हेल्दी डाइट जैसे कि डॉक्टर सादे ने बताया, हेल्दी डाइट आपको कंज्यूम करना है मेंसेस में ख़ास तौर पर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन किसे कहते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, पुअर हाइजीन प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है। पुअर हाइजीन क्या होती है, अनक्लीन सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे गंदे कपड़े यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ गांव वगैरह में लोग या तो पैड यूज़ करते हैं या तो गंदे कपड़े जो हमने डिस्पोज कर दिए हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। उसको गंदे कहीं कोने में फेंका हुआ था, उसको उठा के यूज़ कर लेते हैं। चेंजिंग पैड्स इनफ्रिक्वेंटली, पैड को बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो वो भी गंदा है। कोई भी चीज़ अगर आप वजाइना में एंटर कर रहे हैं दैट इज़ हार्मफुल। लड़कियाँ क्या करती हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यूट्यूब या कुछ भी वीडियो वगैरह देख करके, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, वो बिना मेडिकल एडवाइस के वजाइना में इंसर्ट करती हैं, ठीक है। क्यों करती हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने उनको नॉलेज नहीं दी है। वो बच्ची है, 10, 12, 15 साल की बच्ची, उसे नहीं पता, जो दोस्तों ने बताया, जो वीडियो में देखा उसने उसे सही मान लिया। तो ये सब अनक्लीन प्रैक्टिसेस है, उसे नहीं करना है। इसके लिए हमें अपनी बच्चियों को बताना है। वाइपिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ये भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगी। फ्रिक्वेंट डाउचिंग, डाउचिंग का मतलब है आजकल वी वॉश जैसा मटेरियल बहुत यूज़ में है, लोग यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, उससे वजाइना क्लीन करते हैं, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, ठीक है। वजाइना में कुछ इंसर्ट नहीं करना, डाउचिंग नहीं करनी, वजाइना में पानी भी नहीं डालना है। हमें जो भी क्लीन करना है बाहर का एरिया क्लीन करना है मेंसेस के दौरान। लैक ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर चेंजिंग पैड, पैंट चेंज करने के बाद आपको हाथ धुलना है और पैड को हमेशा कवर करके पेपर में फिर थ्रो करना है, ओपनली उसे थ्रो नहीं करना है,
क्या होता है। अगर आप पुअर हाइजीन प्रैक्टिस यूज़ करेंगे तो इससे आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पेड़ों में इन्फेक्शन होगा, पेशाब में इन्फेक्शन होगा। अगर आप लीकेज हो जाएगा, मेंसेस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, आप पुअर प्रैक्टिस करोगे, आप पैड चेंज नहीं करोगे फ्रीक्वेंटली तो लीकेज हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो बैड। रैशेज़ हो जाएंगे, आप फ्रीक्वेंटली पैड चेंज नहीं करोगे, रैशेज़ हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर आप ओपनली पैड थ्रो करेंगे तो उससे हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अब ये नहीं कि हमने यूज़ कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, हम तो क्लीन है, हमने सोसाइटी को गंदा कर दिया, हमने उसको ओपनली फेंक दिया। हमेशा उसको कवर करके, पेपर में रैप करके फिर बिन में डालना है, ठीक। गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस क्या क्या होती है? वॉश करना, ठीक है। जब भी आप पैड चेंज करो, अपने पेरिनियम को अच्छे से क्लीन करना है साबुन पानी से, ठीक है। दिन में एक बार ज़रूरी, जब भी आपको मेंसेस आ रहे हैं। जो आपके पास पैड्स हैं उनको साफ़ सुथरी जगह पे अच्छे से रखना है ताकि उसको नेक्स्ट मंथ आप यूज़ कर सको, ठीक। इन्फेक्शन ना हो, रैशेज़ ना हो, इसलिए पेरिनियम को जब भी आप पैड चेंज करो, धुलने के बाद उसको सूखे कपड़े से एक बार क्लीन कर लीजिए और 4 से 6 घंटे के में पैड चेंज करते रहिए। क्लीनिंग, देखिए ये थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा बट ये ज़रूरी है। जब भी आप अपना पेरिनियम वॉश करिए, हमेशा फ्रंट टू बैक वॉश करना है, ठीक। फ्रंट टू बैक मतलब आगे से पीछे की तरफ हैंड मूवमेंट होना चाहिए, बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा लैट्रिन का हिस्सा पीछे के साइड होता है, मेंसेस का हिस्सा और पेशाब का हिस्सा आगे के साइड होता है। आप पीछे से आगे वॉश करेंगे तो लैट्रिन का हिस्से से आपका पेशाब का रास्ता और महीने का रास्ता गंदा हो सकता है, इसलिए बेहतर है ये फ्रंट टू बैक साफ़ करिए, ज़रूरी है इसे समझना। डाउचिंग, जैसे मैंने बताया, वजाइना को क्लीन करना किसी भी चीज़ से, इनफैक्ट सादे पानी से भी क्लीन करना, वजाइना के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना गलत है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और साथ में समझ में आ गया, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। साथ में आपको मेंसेस जब भी आ रहे हैं, मेंसेस जो भी हो रहा है, आपको एक्सरसाइज करनी है। लोग कहते हैं चलो नहीं, ठीक है, कूदो नहीं, है ना, एक्सरसाइज नहीं करो, खेलो नहीं, आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को और इंगेज करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ में हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में देखिए, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी उतना ही रोल है। हमारी लड़कियां जो इस एज की होती हैं ज़्यादातर टाइम अपना स्कूल में बिताती हैं, स्कूल में भी मेंसेस आ जाते हैं। एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इस पर टीचर को गौर करना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए, मेंसेस के बारे में टीचर्स को बताना चाहिए। स्कूल में, घर में साफ़ पानी और सेपरेट टॉयलेट का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लड़की बिना किसी हेसिटेशन के अपने पैड्स चेंज कर सके, ठीक है, पैड को थ्रो कर सके, है ना। छोटा घर होता है, एक ही टॉयलेट बाथरूम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, तो लड़कियाँ बार बार पैड चेंज नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, हम जा नहीं सकते हैं, लोग हैं बहुत सारे, तो इस पर माँ को ध्यान देना है, पेरेंट्स को ध्यान देना है। अभी देखिए, अभी हमारी जो पहले एक टाइम होता था, लड़कियां घर पर ही रहती थी, बाहर कम जाती थी, स्कूल में भी कम जाती थी। अभी हमारी लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम ज़्यादातर टाइम अपना घर के बाहर बिताते हैं, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। घूमने फिरने की आज़ादी हमें है ना, तो उस आज़ादी को यूज़ करते हुए हमें सोसाइटी का और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। रेगुलर बेदिंग, ठीक है, नहाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं नहीं नहाओ, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है, कुछ लड़कियों को भी लगता है, ऑकवर्ड लगता है मेंसेस के टाइम नहाना, बट रेगुलर बेदिंग, आप एक दिन छोड़ के नहाओ डेली, बट मेंसेस के समय रेगुलर बेदिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाना है आपको, अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। हाँ, टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगी मैं। देखिए, मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, ठीक है, पीरियड्स को समझना, पीरियड्स क्या होता है, कितना है तो नॉर्मल है, कितना है तो एबनॉर्मल है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक, कुछ लोग कहते हैं हमको बहुत लंबे लंबे समय तक रहता है, कुछ लोग कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग कहते हैं हमको बहुत दर्द होता है। ये सारी दिक्कतें होती हैं पीरियड्स में। नॉर्मल पीरियड समझना, नॉर्मल मेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल पीरियड क्या होता है।
2 ml से लेकर के 10 ml तक अगर ब्लीडिंग हो रही है पूरे 5 दिन में, ठीक, पहली बात तो ये समझिए कि कितने दिन तक रहता है मेंसेस, कितने दिन तक रहता है। हमारा मेंसेस जो होता है 2 दिन से रह करके अगर 7 दिन तक है तो नॉर्मल है, ठीक। जिसको मेंसेस 2 दिन के लिए आ रहा है वो भी नॉर्मल है, जिसको 7-7 दिन तक पूरा रह रहा है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये है कि 2 से 7 दिन है ना, कितने कितने दिन पे आता है। जिसको 28-28 दिन पे महीना आ रहा है वो भी नॉर्मल है, जिसको 40-40 दिन से लेकर के 60-60 दिन पे महीना आ रहा है वो भी नॉर्मल है। इस पे लड़कियों को घबराना नहीं है। अस्पताल में अक्सर माएँ जो है बच्चियों को लेके आ जाती हैं, इनको 2-2 महीने पे आता है मेंसेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉर्मल। 1 साल में अगर किसी भी फीमेल को 4 बार महीना आया, 1 साल में 4 बार, मतलब 3 महीने में 1 बार महीना आ रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल, आपको परेशान नहीं होना। अब हम अस्पताल जाते हैं, बहुत से डॉक्टर डरा देते हैं, 10 जांचें करा देते हैं, 10 दवाइयाँ लिख देते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉर्मल। 4 बार अगर 1 साल में महीना आ रहा है, मतलब 3-3 महीने में 1 बार आ रहा है, तो वो नॉर्मल हुआ, परेशान नहीं होना है, ठीक। अगर 21-21 दिन पे आ रहा है, नॉर्मल है। 21 दिन से लेकर के 3 महीने तक अगर इतने इंटरवल पे महीना आ रहा है तो वो नॉर्मल है, परेशान नहीं होना है। कितने दिन तक रहता है? 2 से लेकर के 7 दिन तक, ठीक। कितना आता है? एक दिन में अगर आप 4 से 5 पैड यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉर्मल। मैंने बोला 2 ml से लेके 10 ml तक होता है, अब उसको कोई नाप तो नहीं सकता है ना, बस इतना अंदाज़ा बना लो कि अगर आप 4 से 5 पैड इस्तेमाल कर रहे हो शुरुआत के दिनों में, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। अब इतना है कि हर आधे घंटे पे आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ एबनॉर्मल, फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डिस्मेनोरिया पेन, ठीक है, देखिए पेन बनता है, पेट में तना रहता है, पेट में सूजन सी महसूस होती है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम। महीना आने से 1-2 दिन पहले से लेकर के 4-5 दिन तक ये रहता है। पेट में दर्द होना नॉर्मल है, आप दवा ले सकते हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके या डिस्पेंसरी पे जाके दर्द की दवा ले सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। परेशान नहीं होना है, डॉक्टर के पास नहीं भागना है, ठीक है। पेट में गैस बन रही है, ब्लॉटिंग सेंसेशन हो रहा है, नॉर्मल है, परेशान नहीं होना है। जो मैंने बताया इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है, 15-15 दिन पे महीना आ रहा है या तो पूरे साल महीना नहीं आया है, एबनॉर्मल है, डॉक्टर के पास जाना है। हर आधे घंटे पे पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, एबनॉर्मल है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन किलर से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था हमारी बच्चियों के बारे में, टीनेज गर्ल्स जिनको पहले महीने शुरू होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेंसेस के टाइम एक्सरसाइज करना है, बॉडी को इन्वॉल्व रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम हम बहुत पेन हो रहा है तो हम बस बिस्तर पे ही लगे हैं। पेन में भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आप रिलैक्स फील करोगे। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज किसी समझ में आता है मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज का मतलब है रिटायरमेंट, ठीक है। जैसा कि अभी बताया आपको, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी एक नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये मेंसेस आना, प्रेगनेंसी होना, ठीक, फिर मेंसेस ख़त्म हो जाना, है ना, तो ये है ही इसलिए कि हम आगे की नस्ल को बढ़ाएं। मेनोपॉज का मतलब है रिटायरमेंट, हमारा काम ख़त्म, अब कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी हमसे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब मेनोपॉज आता है तो महीना बंद होने के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती हैं जो हम नहीं समझते हैं या हमें नहीं पता होती है, तो हम घबराते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, ठीक। जैसे कि जब महीना आया था तो हार्मोनल चेंजेस हुए थे बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते थे, है ना, बच्चों को अलग अलग तरीके की चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। सेम चीज़ें मेनोपॉज के टाइम होती है जब महीना बंद होता है। समझ में आया? 2 चीज़ें हुई, एक हमारा महीना आया, ठीक, एक आया हमारा महीना बंद हुआ। इन दोनों समय सेम चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हैं, जो हमेशा से सब में होती आई हैं, ये अभी हम लोग में नहीं हो रही है, ये जब से दुनिया बनी है तब से हो रही है, उसे समझना है हमें, ठीक। मेनोपॉज की स्टेजेस होती हैं, ऐसा नहीं कि बस हमें अब तक महीना आ रहा था, अगले महीने से महीना बंद हो गया, ठीक, आया और बंद हो गया, अभी तक आया, अगले महीने से बंद हो गया। स्टेजेस होती हैं, इसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज, ठीक है। 3 स्टेज है, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज का मतलब है महीना बंद होने से शुरू के पहले का समय, महीना बंद होने से पहले का समय जो होता है उसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। ये 1 साल का भी हो सकता है और ये 8 साल का भी हो सकता है, ठीक, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेनोपॉज का मतलब हुआ कि 1 साल तक आपका महीना किसी भी तरह से नहीं आया, धब्बा भी नहीं गया, उसे कहते हैं मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज एक
मेनोपॉज ख़त्म हो गया, अब उसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है, मतलब मेनोपॉज महीना आना बंद हो गया प्रॉपर, वो हो गया मेनोपॉज। एज क्या होती है, पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज की एज क्या होती है? इंडिया में मेनोपॉज जो महीना बंद होता है, ठीक है, उसका टाइम जो है 45 टू लेकर के 55 ईयर्स है, 10 साल। कुछ कुछ लोगों को 45 में हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को 55 तक महीना आता है, उसके बाद बंद होता है। तो ये जो टाइम है आपका 40 से लेकर के 50 तक का जो पूरा टाइम है, ये पेरी मेनोपॉज होता है, ठीक है, ठीक है, 40 से लेकर 50 तक इंडियन फीमेल में ये पेरी मेनोपॉज है। 45 से लेकर के 55 तक मेनोपॉज का टाइम है, आपका महीना कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। अब पेरी मेनोपॉज क्या होता है? पेरी मेनोपॉज मतलब महीना बंद होने का समय शुरू होने वाला है। देखिए, आपको अपने बॉडी को समझना है, अपने बॉडी को सुनना है, आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रही है ना। जैसे आपको महीना आने वाला था तो सारी सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी, सेम वही चीज़ें आपको पेरी मेनोपॉज में होंगी। क्या क्या चीज़ें होती हैं? महीना अब गड़बड़ हो जाता है, अभी हमें समय समय से आ रहा था, अब हमको जल्दी जल्दी महीना आ रहा है, या हमें रुक रुक के आ रहा है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना कम आ रहा है, या बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये सब पेरी मेनोपॉज में होता है ना। ये इसको नहीं पढ़ो, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इरेगुलर है और स्किप्ड पीरियड, ठीक है। इसी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ख्याल रखने वाली चीज़ है, पेरी मेनोपॉज के टाइम जब अंडे भी फूट रहे हैं और वो बंद होने वाले भी हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो लोग ये सोचते हैं कि चूँकि महीना बंद होने वाला है इसलिए महीना नहीं आ रहा है। उसको समझने में बहुत समय लग जाता है, तब तक 7वां 8वां महीना हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना है कि पेरी मेनोपॉज के समय भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। जब आपके महीने गड़बड़ आ रहे थे, आपकी उम्र 45 साल की थी, तो भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है, क्योंकि अभी पेरी मेनोपॉज चल रहा था, अंडे जो है रुक रुक के फूट रहे थे, कभी फूटे कभी नहीं फूटे, ठीक है। उसी हिसाब से महीना आ रहा था या नहीं आ रहा था, उसमें भी महीना ठहर सकता है आपका। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं मेनोपॉज में? अब मेनोपॉज आ गया है, ठीक है, मेनोपॉज हो गया है, आपको मेनोपॉज अटेन हो गया है। अच्छा, एक होता है अर्ली मेनोपॉज। मैंने बोला 45 से लेकर के 55 तक नॉर्मली है, मेंसेस आ जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को पहले आ जाते हैं। 40 साल तक अगर आ रहे हैं, किसी को महीना बंद हो गया, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, उसे पेरी मेनोपॉज कहते हैं, वो हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। महीना रुक जाता है, रुक सकता है। प्री मैच्योर मेनोपॉज 40 से पहले महीना रुक गया है, 35 की उम्र में रुक जाता है कुछ लोगों का, तो दैट इज़ एबनॉर्मल, है ना। उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, बट हो सकता है ऐसा। अब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें आती हैं मेनोपॉज के समय? हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन है, ठीक है। घर में सब लोग बैठे हुए हैं, एसी चल रही है, सब लोग कह रहे हैं एसी बंद कर दो, ठंडी है। फीमेल जो है, औरत जो है, वो कह रही है, ठीक है, 50 ईयर की फीमेल है, 50 से 52 साल उम्र है, उसको पसीने छूट रहे हैं, एसी में पसीने छूट रहे हैं, वो कह रही है एसी का टेम्परेचर और कम करो, ठीक है। ये होता है। रात में हम सो रहे हैं, अचानक से कंबल वंबल सब फेंक देते हैं, गर्मी लगने लगी, 5 मिनट बाद उठा के ओढ़ लेते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, हॉट फ्लैशेस होते हैं। ये कुछ साल तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, बट 2-3 साल तक ये रहता है, इसमें परेशान नहीं होना है। ये समझना है कि ये है, ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। नेक्स्ट होता है जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। अब ये क्या होता है कि हमारी जो बच्चेदानी थी, ठीक है, वजाइना, यूट्रस, ओवरी, अब ये सब समय के साथ, देखिए 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो ये सारा खेल कर रहे होते हैं हमारा महीना आने से लेकर के प्रेगनेंसी तक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है फीमेल को यंग रखता है, मतलब फीमेल की स्किन अच्छी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बाल लंबे होते हैं, सब कुछ हेल्दी होती है, फीमेल खूबसूरत दिखती है एस्ट्रोजन की वजह से। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तो जो कुछ था यंग वाला चीज़ था, ठीक है, फीमेल की बॉडी में अब रिंकल्स आ जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, ठीक है, अब स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, स्किन के साथ हर जगह झुर्रियाँ पड़ने लगती है, मतलब हर चीज़ कमज़ोर होने लगती है। हमारा नीचे का हिस्सा, हमारा वजाइना, ठीक है, पेशाब करने का रास्ता, ये सब भी अब सूखने लगता है, ठीक है, महीना बंद होने के बाद, क्योंकि एस्ट्रोजन अब ख़त्म हो गया है। ये भी नॉर्मल है। तो क्या होता है? बार बार पेशाब लगती है, एस्ट्रोजन की कमी है, बार बार पेशाब लग रही है, पेशाब छूट जा रही है,
हंस रहे हैं, खांस रहे हैं, पेशाब निकल जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे का हिस्सा कमज़ोर हो गया है, हमारी बॉडी से एस्ट्रोजन अब कम हो गया है। ठीक है, तो ये बीमारी नहीं है, ये आपकी मेनोपॉज का एक फेस है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने हॉट फ्लैशेस बताया था, ये हॉट फ्लैशेस जो होता है समय के साथ ठीक हो जाता है। कुछ लोग का 2 साल 3 साल, कुछ लोग को 5 साल तक ये रहता है, गर्मी ठंडी लगती है, बट टाइम के साथ ये ठीक हो जाता है। बट ये प्रॉब्लम जो है पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ये समय के साथ बढ़ती हैं। ठीक है, नींद नहीं आती है, औरतें कहती हैं रात भर हम जग रहते हैं, जागते रहे, हम छत देखते रहे, नींद नहीं आई, है ना, ये भी नॉर्मल है, मेनोपॉज में होता है। डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हम ऐसा लगता है हम क्यों चिल्ला रहे हैं सबके ऊपर, है ना, हम बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, पोते पोतियों पर चिल्ला रहे हैं, काम वाली पर चिल्ला रहे हैं, बाकी लोगों पर चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो अब तक हमें संभाले हुए थे, हमारा एस्ट्रोजन जो हमारी बॉडी को संभाल रहा था, है ना, वो ब्रेन पर भी इफेक्ट करता है। पूरी बॉडी से एस्ट्रोजन गया है ना, वो ब्रेन पर भी इफेक्ट करेगा। तो ये सब होता है, दैट इज़ नॉर्मल। परेशान नहीं होना है, अपने साथ लोगों को बताना है, देखो मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, इसका रीज़न है, मैं इसलिए चिड़चिड़ी हूँ, उनको बताना है, खुद को भी बताना है। घबराहट होती है, अभी तक ये था, देखो अब ये रिटायरमेंट वाला फेस है। जैसे कि लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनका एक रूटीन बंधा हुआ होता है, ऑफिस जाना है, आना है, पैसे मिलते हैं उनको। रिटायरमेंट होने के बाद हर एक को क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है। सेम विथ मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब आपका रिटायरमेंट हो गया है ना, अब आप फ्री हो गए हो। देखो इसका एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। बुरा पहलू नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप इसको अच्छे तरीके से ले रहे हो या बुरे तरीके से ले रहे हो। ठीक, आपको अल्लाह ताला ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी बच्चा पैदा करने की, उससे अल्लाह ताला ने आपको अब निजात दे दी है। अब आप सुकून से रहो। आपने बच्चे पैदा किए, ठीक है, बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अब आप अपने ऊपर टाइम दो। दिस इज़ मेनोपॉज। तो इसको अच्छे सेंस में हमें लेना है ना, इसका प्लस पॉइंट हमें वो करना है, हमें घबराना नहीं है। लॉस ऑफ लिबिडो मतलब हमें हस्बैंड से संबंध बनाने का मन नहीं करता है, इसमें क्लैशेस होते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल है। हम भूलने लगते हैं, बहुत भूलने की बीमारी होती है मेनोपॉज में, ये बहुत कॉमन है। हमने सामान रखा, सामान रख के भूल गए हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा, हम भूल गए, है ना, इंसान भूलने भी लगता है। तो इन सब चीज़ों से उसे इरिटेशन होती है, उसे गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, उसके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन, बात करना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। जब तक हम यंग रहते हैं हम इंजॉय करते हैं, मेनोपॉज आ जाने के बाद हर इंसान इससे घबराता है, दूर रहना चाहता है, बात करना नहीं चाहता है ना, दूर रहना चाहता है। तो ये नॉर्मल है। डिप्रेशन की सिर्फ मेनोपॉज इसका एक अकेला रीज़न नहीं है ना। चूँकि मेनोपॉज की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर कुछ अब्यूज़ की हिस्ट्री है, मैरिटल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, शादी अच्छी नहीं है, उससे डिप्रेशन होता है, उससे सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं। बॉडी थक जाती है, स्ट्रेस होता है, बॉडी थक जाती है, इन सब चीज़ों की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, बाकी मैंने बताया जो नीचे का हिस्सा है हमारा, है ना, वो सूख गया है, वो भी सूख गया है, नॉट द राइट थिंग, मतलब वो भी अब कमज़ोर हो गया है ना। पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब जैसे हमारी बॉडी में रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो ऐसे नीचे का एरिया भी हमारा पहले की तरह हेल्दी नहीं है, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैम ने अभी बताया, हमारी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत कमी होती है। ठीक है, कुछ तो हमारी औरतें खाती नहीं हैं अच्छा। ठीक है, हम इतने बिज़ी होते हैं कि हम अपने बॉडी पर खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। हमें बच्चों को दूध देना है, हमें हस्बैंड को दूध देना है, हमें बच्चों को काजू बादाम खिलाना है, हस्बैंड को खिलाना है, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खा सकें। ठीक है, हमें बच्चों को बोलना है कि जाओ खेलो कूदो एक्टिव रहो, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकें। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब शुरुआत ही हमारी अच्छी नहीं थी, मेनोपॉज में दिक्कतें आती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होनी ही है, हड्डी कमज़ोर होनी ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बनाया है नेचर ने ऐसा हमें, तो ये होना है। ठीक है, बट हम इसे बेटर कर सकते हैं, हम इसे स्लो कर सकते हैं। कैसे? हम डाइट अच्छी कर सकते हैं।
जो डाइट से हमें कैल्शियम मिलता है, जो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। देखिए कैल्शियम के साथ हमेशा विटामिन डी, ये हम जो लिए हैं, है ना, बिना विटामिन डी के कैल्शियम का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। आप कैल्शियम खाते रहो, विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम आप लेते हैं, कैल्शियम को हड्डी तक विटामिन डी पहुंचाता है, ठीक। तो हम सुबह लेट सो के उठते हैं या हम किचन में इतने बिजी रहते हैं कि हमको थोड़ा सा बाहर छत पे जाने का या छत पे जाकर एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों से हमारी हड्डियाँ ऑलरेडी वीक होती हैं। तो जब हमारी बॉडी से एस्ट्रोजन चला जाता है ना, तो हड्डियाँ और वीक होने लगती हैं, ठीक। ऑलरेडी वीक थी और वीक हो रही हैं, वीक होनी ही हैं बट ज़्यादा वीक हो रही हैं। तो बेहतर है कि शुरू से ही मतलब हमेशा ही आप अपने कैल्शियम और विटामिन डी का ज़्यादा ख्याल रखो, ठीक है। आप अपने घर में बच्चों का ख्याल रखो बट अपने कैल्शियम और अपने विटामिन डी का ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे, आप मजबूत रहोगे तो उनको हेल्दी रख पाओगे। बुढ़ापे में अगर इंसान थोड़ा सा भी स्लिप करके गिर गया तो फ्रैक्चर हो जाता है। रीज़न क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले से अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। और क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का मतलब है दिल की दिक्कतें, ठीक है। हमारी दिल की दिक्कतें पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू बूढ़े मेल, मतलब बूढ़ी औरतों में ज़्यादा होती हैं। जो डेथ होती है वो फीमेल में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी को हेल्दी करे होता है, हमारे हार्ट को हेल्दी करके रखता है, ठीक। एस्ट्रोजन हार्मोन के जाने के बाद हार्ट भी अनहेल्दी हो जाता है, हार्ट भी वीक हो जाता है। हम डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां जो हैं, दिल की बीमारियां, वो औरतों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। हमारा खाना भी अच्छा नहीं है, हम डब्बे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। पहले के टाइम में देखिए, पहले के टाइम में जो औरतें होती थीं वो 80 साल तक भी चलती फिरती थीं, हेल्दी रहती थी। उन्हें वो एक्सरसाइज भी नहीं करती थी अलग से, क्योंकि वो काम करती थी, उनका काम ऐसा होता था, मेहनत वाला काम। हमारी बॉडी जो है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट के लिए बने हुए हैं, वो रेस्ट करने के लिए नहीं बने हुए हैं। हम काम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम अगर बैठे रहेंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, ठीक। रेस्ट करना ज़रूरी है बट आलसी होना ख़तरनाक है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने घरेलू काम ज़्यादातर जो काम होते हैं हम हेल्पर से कराते हैं, बिस्तर झाड़ने से लेकर के झाड़ू पोछा, है ना। हम क्या करते हैं, हम सेडेंटरी काम करते हैं, हम बैठने वाला काम करते हैं, ठीक है। आपका जॉब है, आप बैठने वाला काम कर रहे हो बट एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो। क्यों? क्योंकि आप मसल को यूज़ नहीं करेंगे, आप जॉइंट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे। पहले 80 साल तक औरतें आराम से चल फिर लेती थी, हमने अपनी दादी नानी को देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी 40 साल की औरतों में दिक्कतें हो जाती हैं। क्या रीज़न है? वेट ज़्यादा हो रहा है ना। हमने खाना तो सीखा है लेकिन हमने काम करना नहीं सीखा, है ना। हमने, सबको पता है हेल्दी खाओ, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, वीक होती है, ठीक है, वीक हो जाती है बॉडी। जैसे समझ लो कि आप अपनी कार को खरीद के आपने रख दिया, आप उसे चला नहीं रहे हो, वो रखी है एज इट इज़, उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। सेम चीज़ विद द बॉडी, अगर आपके जॉइंट्स नहीं मूव करेंगे, आपकी मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपकी मसल और जॉइंट दोनों ही वीक हो जाएंगी। मसल और जॉइंट वीक हो जाएंगी तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है एक्टिव रहिए, है ना। घर के छोटे मोटे काम खुद करिए, 15 मिनट के लिए सही बट अपने लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए। ये सब आप करोगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, जो दिल की बीमारियां हैं, उनसे आप बचे रहोगे। हेल्दी खाओ और काम करो, ठीक है। बच्चों में आदत पड़ाओ, है ना, बच्चों को दौड़ने भागने इन सब चीज़ की आदत पड़वाइए। बच्चे नहीं, अब बच्चे भी बैठे ही रहते हैं, मोबाइल दे दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे उधर इंगेज हैं। कोशिश करिए बच्चों को बाहर भेज करके उनको बोलिए बाहर जाके खेल के आओ, थको, बॉडी को थकाना इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। बॉडी को थकाना है और बैलेंस डाइट लेनी है, कम खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेनोपॉज में समझना है, वो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, छाती का कैंसर। छाती का कैंसर 30 से 35 साल के बाद होने की संभावना बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है 30 से 35 साल के बाद हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, साथ ही साथ स्क्रीनिंग करवाएं।
हर कोई स्क्रीनिंग कराने डॉक्टर के पास नहीं जाता, बट हम खुद को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, है ना। महीने में एक बार नहाने के दौरान या जब भी आप फ्री हों तो अपनी छाती को एक बार पैल्पेट करके एग्ज़ामिन करना है, कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैंसर, ब्रेस्ट, छाती का कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और इससे जो मौत होती है सबसे ज़्यादा होती है। मौत क्यों होती है? क्योंकि हमें पता लेट में चलता है। स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर किसी को भी पता चलता है तो उसका इलाज है, उससे मौत नहीं होती। हमें पता चलते चलते लेट हो जाता है। रीज़न क्या है? हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी गांठ जब बड़ी हो जाती है, जब दिक्कत बढ़ जाती है तो हमें समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझिए कि ये एक हो सकता है, और तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। ख़ुद को महीने में एक बार ज़रूर जांचिए। 35 साल के बाद एक बार अपने डॉक्टर से स्क्रीनिंग के लिए मिलिए, ठीक है। और क्या हो सकता है मेनोपॉज में? अब मैंने मेनोपॉज बताया, मेनोपॉज का मतलब होता है महीना बंद हो जाना, ठीक है। महीना बंद हो गया, 4 साल 5 साल तक महीना नहीं आया। 55-60 की फ़ीमेल है, कभी कभी कंप्लेन करती हैं कि हमें धब्बा आ गया था, तो ये ख़तरे की घंटी है, इस पर भी ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। महीना बंद होने के बाद महीना आना, ठीक है, ख़तरे की घंटी है। बहुत सारे कैंसर हैं, कोई एक कैंसर नहीं है, बहुत सारे कैंसर हैं, ठीक है, जो इससे लिंक्ड हैं। बच्चेदानी से लेकर के अंडेदानी तक का कैंसर, बाहर वजाइना का कैंसर, हर एक कैंसर में ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को कभी हल्के में नहीं लिया जाए, है ना। जब भी ब्लीडिंग हो, महीना बंद होने के बाद अपने डॉक्टर से मिला जाए ना, उनकी सलाह ली जाए कि अब हमें क्या करना है। मेनोपॉज अच्छी चीज़ है, उसको समझिए, उसको एंजॉय करिए, है ना। बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी अब ख़त्म हो गई है। अब आपको बच्चों के पीछे उतना नहीं भागना, है ना। बच्चे समझदार हैं, बच्चे अपना काम खुद कर सकते हैं, तो आप इसको एंजॉय करो। आप ये अपने लिए टाइम दो। नेचर ने हमें ये अपने लिए टाइम देने के लिए मेनोपॉज करा है, वरना क्या आता, महीना 60-65 साल तक आता रहता। नेचर खुद चाहता है कि हम अब रुक जाएं, हमारी बॉडी अब रुक जाए, हम खुद पर टाइम दें, ठीक है। तो ये था मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। थैंक यू, शुक्रिया। Jazakallahu khairan kaseera, ma'am. May Allah accept your services and grant you success in both the words. आमीन। आपने हमें हाइजीन और मेनोपॉज इशूज़ से रिलेटेड बहुत अहम पॉइंट से अवेयर कराया। अमूमन ख़वातीन इस टॉपिक पर बात करने में अनकम्फर्टेबल होती हैं। इवन डॉक्टर्स से भी इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करती हैं, और जहन में कोई सवाल हो तो भी करने में हेजिटेशन फ़ील करती हैं। उम्मीद है आज की टॉक हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुई होगी, और आपकी इसी हेजिटेशन को समझते हुए इस प्रोग्राम के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा गया है। और अब मेरे हाथ में क्वेश्चन स्लिप्स आ चुकी हैं और वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। तो आज के सेशन का पहला सवाल है डॉक्टर सादिया से। सवाल करती हैं तस्मिया, जो कि एक हाउस वाइफ हैं। प्लीज़ रिकमेंड बेस्ट सप्लीमेंट फॉर विटामिन B12 एंड विटामिन D एंड कैल्शियम। हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट में आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। कौन से विटामिन की ज़रूरत है वो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कि बहुत सारे लोगों में विटामिन ये जो फार्मेसी से जाके लेते हैं उससे हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है। तो खुद से ना लें और जाके अपने डॉक्टर से मिलें, और वो आपको जो प्रिस्क्राइब करें उन्हीं को आप लें, है ना। ये कोई मसाला या ड्राई फ्रूट टाइप की चीज़ें नहीं हैं कि कुछ भी ले लें। आप पहले अपनी आपको कंसल्ट करवाएं, उसके बाद ही लें। जज़ाकल्लाह खैर मैम, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सहर फातिमा ने, जो कि एक स्टूडेंट हैं, और सवाल है डॉक्टर सूफिया मैम से। व्हाट इज़ द क्योर ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प? इज़ इट अ सीरियस प्रॉब्लम इफ़ वी हैव सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैंने जैसा कि मैंने बताया, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल, है ना। अभी बहुत आप सुनते होंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, बहुत कॉमन है। हर कोई मतलब हर मूवी में, हर वीडियो पे इसके बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, इसीलिए ताकि हम ये समझें कि पीरियड में दर्द होना इज़ नॉर्मल, ठीक। हम दवा ले सकते हैं,
दवा लेना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। ये ना सोचे कि हम दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, हम दर्द बर्दाश्त करेंगे, हम दवा नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक बार दवा ले लिया तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्योर नहीं है। क्योर इसलिए नहीं है कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि हम आपको दे दें तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होने बंद हो जाएं। होने हैं, सबकी बॉडी यूनिक है, एवरीवन इज़ यूनिक। कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि दैट इज़ नॉर्मल एंड यू कैन टेक मेडिसिन, यू कैन टेक पेन किलर फॉर दैट। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर मैम, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है मिसेस शमा अख्तर की तरफ से, जो कि एक टीचर हैं, और ये सवाल है डॉक्टर सादिया मैम से। कैन वी यूज़ कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और पीडियाश्योर इन द मिल्क, एंड इफ़ नॉट देन व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज। बहन सवाल करती हैं कि क्या हम कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और पीडियाश्योर मिल्क में ले सकते हैं, और अगर नहीं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे एडेड शुगर्स रहती हैं, तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल चीज़ें लें, जैसे कि एग है, सोयाबीन वगैरह। अगर आयरन है तो जैगरी आप ले सकते हैं। नेचुरल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें रादर देन ये सब पैकेज चीज़ें जिसमें शुगर बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो अवॉइड करें ये सब चीज़ों को लेना। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डॉक्टर सादिया मैम से है। सवाल है अक्सा फुरकान का, जो कि लॉ स्टूडेंट हैं। हाउ टू स्टे मेंटली फिट, मेंटली फिट कैसे रहा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स हैं सब डिफरेंट स्टेजेस में मेंटल बहुत सारे इश्यूज से डील करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेंटली फ़िट रहना जो है आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको किसी से, एक ट्रस्टवर्दी आदमी से शेयर करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। शेयरिंग से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप किसी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। अदरवाइज़ आई थिंक और हम सब ऐसे माहौल में हैं, ऐसे जगह पे हैं जहाँ हम लोग अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा जुड़े हैं, तो आप इधर इस ऐसे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह ये सब बता सकते हैं, जिससे आपको मेंटल फिट रहने में हेल्प मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर मैम, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है डॉक्टर सूफिया मैम से। पीरियड से पहले हाथ पैर में बहुत जलन होती है, क्या ये नॉर्मल है या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एज कितनी है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसकी एज कितनी है। एक्चुअली देखिए जो आपकी 40 प्लस, हाँ, तो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल। आपको इससे यूज टू होना है ना, अपने आप को समझा लो कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम इज़ वेरी ब्रॉड थिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। तो हाथ पैर में जलन होना इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इतनी जलन है कि आप बर्दाश्त कर ले रहे हो तो इट्स ओके। नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैर मैम। अगेन डॉक्टर सूफिया मैम से क्वेश्चन है। सिंस वी नो ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग एट एन ओवरवेलमिंग रेट, आर देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाट चेंजेस इन लाइफस्टाइल वन शुड इनकॉर्पोरेट। कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या उसे रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और अगर हैं तो क्या चेंजेस हम अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% उसको रोका जा सकता है, बट हाँ उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, कैंसर इज़ लाइक थीफ, चोर की तरह आता है कैंसर, है ना, छुपा रहता है हमारी बॉडी में। जब तक बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर देता हम उसे नहीं भाप पाते हैं। हम ख़वातीन इतनी बिज़ी होते हैं पूरी फैमिली को इंगेज रखने में, फैमिली को, कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए, बॉडी को सुनिए, बॉडी आपको क्या कहना चाह रही है ना, वो समझिए। कुछ भी दिक्कत अगर हो रही है तो उसको पहले देखिए क्या है ना। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है,
थोड़ा सा देखिए, हमारा खान पीन बहुत चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। हम जो कुछ भी खाते हैं, दूध से लेकर के मसाले तक, कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो और हमारे पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करे कि हाँ ये खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट चूँकि हमारा खाना, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो हाँ एक वजह ये है, ब्रेस्ट कैंसर चूँकि बहुत बढ़ा है अभी, तो एक वजह ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे खाने का तरीका चेंज हो रहा है, तो ये एक रीज़न है। बट ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। हम कहीं से अलग जाके कुछ खाने का सामान नहीं ला सकते, एक सामान लाएंगे, दो सामान लाएंगे, सब कुछ नहीं लाएंगे, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि जितना हो सकता है अपने आप को बचा के रखें पैकेज्ड फूड से। पैकेज्ड फूड इज़ लाइक पॉइज़न, है ना, उसको अच्छे मतलब पॉइज़न को अच्छे से पैक करके हमें सेल किया जा रहा है और हमारी बॉडी को ये हार्म कर रहा है। कोई भी पैकेज फूड, है ना, उससे बचें। लेस कुरकुरे से लेकर के टोमेटो जैम एंड जेलीज तक, हर एक एवरीथिंग इज़ पॉइजन। उन सब से बचना है, घर का खाना खाना है, साथ में अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिन करना है। ज़ाकिल्लाह खैर मैम, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने बताया कि जो भी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन बहरहाल हमें एहतियात करना चाहिए। तो मैम ने हमें जो भी पॉइंट्स बताए हैं, हमें पैकेज्ड फूड से दूर रहना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है ताकि हम इन डिजीज़ से बच सकें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूफिया मैम के लिए ही। आफ्टर हैवी ब्लीडिंग ब्रेस्ट बिकम हार्ड विद पेन, व्हाट वुड बी द रीज़न? इज़ दिस अ सीरियस मैटर? नो, व्हाट इज़ द एज? It's 40+. That is not a serious matter, that is also normal. This is a part of premenstrual symptom. Okay? आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप हॉट फर्मेंटेशन सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप सिकाई कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉर्मल। पेन होना, टाइटनेस होना ड्यूरिंग मेंसेस और मेंसेस शुरू होने से पहले इज़ नॉर्मल, ठीक है। गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर सना की तरफ से, जो कि एक स्टूडेंट है। हाउ कैन आई रिड्यूस हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग? कैन आई रिड्यूस हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग? यू कांट रिड्यूस बेटा, यू कांट डू एनीथिंग। बट अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा है, हर आधे घंटे पे आप पैड चेंज कर रहे हो, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है, हैवी क्या है ना। हमें नॉलेज नहीं होती, हमें लगता है कि हमने दिन भर में एक पैड लगाया तो वो नॉर्मल है, अगर हमने 4 पैड यूज़ किए तो वो एबनॉर्मल है। 2 ml से 10 ml इज़ नॉर्मल। तो ये समझो कि हमें जो ब्लीडिंग हो रही है वो 10 ml से ज़्यादा हो रही है क्या, ठीक है। और ब्लीडिंग कभी कभी क्लॉट के साथ होते हैं, छोटे मोटे क्लॉट है तो दैट इज़ नॉर्मल, है ना। ब्लीडिंग देखो, एक होता है हाथ कट जाना और ब्लड बहना, एक होता है ब्लड कलेक्टेड था वो शेड होके गिर रहा है, ठीक है। कलेक्टेड ब्लड शेड होके गिरेगा तो वो क्लॉट के फॉर्म में होगा। छोटे छोटे क्लॉट है दैट इज़ नॉर्मल, क्लॉट बहुत बड़े और बहुत हेवी हैं दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। तो छोटे छोटे अगर क्लॉट हैं तो लड़कियां उसमें भी घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि बहुत कोई दिक्कत की बात है, काले काले मासेज आ रहे हैं, ऐसा है ना बोलते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल, परेशान नहीं हो। क्योंकि जो ब्लीडिंग हमें होती है मेंसेस के दौरान वो डायरेक्ट आर्टरी से ना आकर के कलेक्टेड ब्लड होता है, जो रुका हुआ होता है वो गिर रहा होता है। मैंने बताया ना कि हमारा जो यूट्रस होता है दिस इज़ एन ऑर्गन टू कंसीव अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब अंडे फूटते हैं, अंडे फूटने से लेकर जब अंडे बन रहे होते हैं तो हमारी यूट्रस में, हमारी बच्चेदानी में एक वॉल बन रही होती है, ताकि उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, बच्चा बना तो उसमें जमे और पनपे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अनमैरिड फीमेल है ना, अनमैरिड फीमेल है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बच्चा नहीं बना है तो वो शेड हो जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, अगर हमारे यूट्रस ने ये देखा कि बच्चा नहीं बना है तो कुछ दिन बाद वो शेड हो जाता है, ठीक। तो वो कलेक्टेड ब्लड था, दैट इज़ नॉट फ्रेश ब्लड, तो वो डार्क कलर होगा, वो क्लॉट के फॉर्म में होगा, तो उससे घबराना नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। जज़ाकिल्लाह खैर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सादिया मैम के लिए है। क्वेश्चन है, व्हेन अ फीमेल लूजेज हर वर्जिनिटी ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग अकर्स, इज इट अ मिथ एज इट लीड्स टू डाइवोर्स इन मेनी केसेस?
मैं क्वेश्चन समझी नहीं, फिर से एक बार। मैम, जब कोई भी फीमेल अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती है तो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम में, तो क्या ये मिथ है? क्योंकि इसकी वजह से डाइवोर्स मतलब ब्लीडिंग होती है फर्स्ट इंटरकोर्स में कि नहीं होती है? बहुत सारी फीमेल्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी से विदाउट वर्जिनिटी लूज़ करके भी वो ब्रेक हो जाता है, उसको हाइमेन कहते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। ये मिथ है कि आफ्टर जब फर्स्ट इंटरकोर्स पे ही वो ब्रेक हो, इट्स अ मिथ। ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूफिया मैम से। हाउ टू टेक केयर ऑफ बोन्स एंड मेमोरी ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज स्टेज? मेमोरी गुड क्वेश्चन है। हेल्दी डाइट, सोशली इंगेज रखिए अपने आप को, है ना। अगर आप सोशली इंगेज रखोगे तो ये जो डिमेंशिया की चीज़ है, मेमोरी, जो हम लॉस ऑफ मेमोरी मेनोपॉज में होनी है, तो वो स्लो होगी, वो कम होगी। आपने ध्यान रखा होगा जो हमारी दादियाँ नानियाँ जो बड़े फैमिली में रहती हैं, जिनके बहुत सारे पोते पोती होते हैं, जो उनसे बात करते रहते हैं, वो हेल्दी रहती हैं। जो फीमेल एक फ्लैट में अकेले रह रही है ना, बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर फॉरेन में, वो हमेशा डिमेंशिया की शिकार होती है ज़्यादातर टाइम में। तो अपने आप को या तो अपने एज ग्रुप का अपने एज के जो लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाइए, फ्रेंड सर्कल अपना बनाइए अपने एज के लोगों के साथ, ठीक है। बातें करिए, लोगों से मिलिए, सोशली इंगेज रहिए, है ना। जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को सोशली इंगेज रखने का, है ना। ज़्यादातर टाइम जो है लोगों के साथ बिताइए, अकेला मत बिताइए, तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी होगी। बोन के लिए मैंने बताया कि शुरू से ही, है ना, कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बढ़ा के रखिए। सप्लीमेंट्स नंबर 2 पे आते हैं, डाइट नंबर 1 पे आता है। डाइट अच्छी होगी तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बट ये है कि हाँ, चूँकि हमारी डाइट अच्छी नहीं होती तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन की टैबलेट इज़ नॉट दवाई, ये दवाई नहीं है, दीज आर सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये सोच के मत खाओ कि ये दवाई है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसलिए हमें लेना पड़ रहा है। दीज आर सप्लीमेंट्स, जो हमें डाइट से नहीं मिल पा रहा है वो हम दवा से ले रहे हैं, सप्लीमेंट से ले रहे हैं। तो अपनी डाइट अच्छी रखिए शुरू से, और हमें शुरू से ही सोशली इंगेज रखिए, अपनी बॉडी को मोबिलाइज करिए, ठीक है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम भी हैंडल हो जाएगी और बोन्स की प्रॉब्लम भी मैनेज हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सवाल तो और भी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम मज़ीद सवाल नहीं ले पाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और आफ़ियत से नवाजें, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी अमीरा मिसेस शम से कि वो आएँ और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को तहनीतनामा पेश करें। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सबसे पहले डॉक्टर सादिया ख़ान मैम को मोमेंटो पेश करें। अगेन मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम को भी वो तहनीतनामा पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ माइक पर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं
डॉक्टर सूफिया मैम और डॉक्टर सादिया मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरे एतमाद और कुल यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा आज का सेशन अटेंड करके। और आप डॉक्टर्स की ये ब्रिलियंट टॉक और बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन के आंसर्स के साथ हमारी ऑडियंस को उन्होंने जो वक्त दिया है वो रियली अप्रिशिएबल है। सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा मैम। अनाउंसमेंट ये देने आपके दरमियान आए हैं कि ज़ाहिर है आप IRO को जानते हैं, IRO की सर्विसेज को जानते हैं और मिल्लत के हाल को भी जानती हैं आप। क्या हम अक्रॉस द ग्लोब किस तरह से ऑप्रेस्ड हैं, किस तरह से मज़लूम हैं और कितनी बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं। और अगर आप स्कॉलरली ओपिनियंस जानती हैं कि क्या रीज़न्स हैं जो मिल्लत इस्लामिया हक़ पर होने के बावजूद, जिसके पास किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह के हामिल होने के बावजूद इस कदर मज़लूम क्यों हैं और इस कदर हमारा हाल पस्ती और ज़िल्लत वाला क्यों है। तो टॉप ऑफ ऑल रीज़न है कि हम कुरान से दूर हैं, कुरान को समझते नहीं और या तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो समझते ही नहीं, समझते हैं तो आधा अधूरा और अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो पूरी तरह नहीं और उसे समाज में लेके उठते नहीं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी और समाज में लोगों के दरमियान फ़ैसले नहीं करते उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कुरानिक अरबिक। हमारा एक बहुत बड़ा बैरियर ये बनता है ना कि हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती और अरबी ज़ुबान नहीं जब तक आएगी, जब तक हम तर्जुमे से काम चला सकते हैं दैट्स फाइन, लेकिन अरबी ज़ुबान का बदल नहीं है तर्जुमा। और तर्जुमा एक्चुअली आपको पूरा मैसेज नहीं देता है। अरबी ज़ुबान इतनी जामे है कि उसको किसी और भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, दूसरे टेक्स्ट को भी, तो फिर खुदा का, अल्लाह का कलाम हो तो क्या ही बात है। तो हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो मिल्लत की ज़बूहाली है, जो पस्ती है, ये जो हम हर जगह मज़लूम हैं और कुचले जा रहे हैं, अगर इस हाल से बाहर आना है तो हमें अभी डिसीजन लेना होगा कि हमें कुरान की तरफ पलटना है, रुजू अलल कुरान की तहरीकें चलाना है, रुजू अलल कुरान की तहरीकों को कामयाब बनाना है और उससे भी पहले ज़ाहिर है हमें अरबी ज़ुबान सीख कर कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इंशाअल्लाह सोसाइटी तक पहुँचाना है। तो फिर से IRO पिछले सालों की तरह इस साल भी आपके सामने कुरानिक अरबिक कोर्स लेकर हाजिर है और वो ऑनलाइन कोर्स होगा। बहुत आसान रहेगा आपके लिए कि शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक आप ऑनलाइन जूम पर बैठकर 1 घंटा ये कोर्स करें। बुक्स वगैरह यहाँ से आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। फॉर्म अभी भी डोनेशन काउंटर पर अवेलेबल है। आप प्लीज़, आप किसी भी उम्र की हैं, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप मेनोपॉज स्टेज पे पहुँच चुकी हैं, अभी भी देर नहीं हुई। हमें ये कुरान की ज़ुबान को सीखना है। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। इंशाल्लाह 6 महीने में आप अरबी ज़ुबान सीख जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल और देर ना करें। 15 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होगा, 1 घंटे का क्लास रहेगा ऑनलाइन जूम पर और 10 तारीख़ को आपका फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। फॉर्म्स अभी भी अवेलेबल है यहाँ डोनेशन काउंटर पर और आपको इंशाअल्लाह तकवा के ऑफिस में भी वर्किंग डेज़ में अवेलेबल रहेंगे। तो आप भी फॉर्म लें और अब हर एक खातून, हर एक बहन या बेटी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो 20-20, 30-30 लोगों के ऊपर मेहनत करें कि वो लोग कुरान के अरबिक सीखें और वो कोर्स ज्वाइन करें और फिर हम कुरान को समझें उसकी ज़ुबान में जिस ज़ुबान में खालिक ने उसे नाजिल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अगर आप मसरूफ़ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप होम मेकर हैं तो, अगर आप ओल्ड एजेड हैं तो, आप जिस भी काम में मसरूफ़ हैं चीज़ की अहमियत को समझें कि मिल्लत की पस्ती और ज़िल्लत से बाहर आने का सबसे पहला रास्ता यह है कि हम कुरान की तरफ पलटें। तो क्या हम इतना भी नहीं करेंगे अब अपने फ्यूचर के लिए? और फिर अल्लाह ताला भी तो हमसे पूछेगा कि आप कहाँ बिज़ी थे। क्या हम ये बताएंगे कि हम 6 घंटे 4 घंटे स्क्रीन पर देते थे?
हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम गॉसिप्स करते हैं, हम बहुत देर, ज़रूरत से ज़्यादा देर तक सोते हैं, बहुत जगह से हम अपने टाइम को ख़र्च कर रहे होते हैं। वहाँ सब जगह से, गैर ज़रूरी जगह से अपने टाइम को रिलीज़ करें। 24 घंटे में 1 घंटा निकालना है। प्लीज़ इस बात की अहमियत को समझिए कि कुरान की तरफ पलटना है और पलटना है और पलटना है। रुजू अलल कुरान के ज़रिए ही हम अपनी कोई इज़्ज़त पा सकते हैं, जैसा कि सहाबा का दौर था और खुलफ़ाए राशिदीन का दौर था। उनकी इज़्ज़त थी, रौब था, दबदबा था, वो सारी दुनिया के लोग उनसे रौब खाते थे। और उसका जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीज़न था कि वो कुरान के ऊपर पूरी तरह से अमल पैरा थे, यानी कि वो न सिर्फ पढ़ते समझते थे, समझना क्या था, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, बट स्टिल दे यूज्ड टू पॉन्डर ओवर द कुरान फॉर सो लॉन्ग। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 8 साल में सूरह बकरा तदब्बुर किया था, तो इतना वक्त देते थे तब भी कुरान को समझने के लिए। तो हम अपने रब से ये कहकर बिल्कुल भी बरी नहीं हो पाएंगे रोज़े आखिरत कि हमारे पास वक्त की कमी थी और हम अरबी ज़ुबान नहीं सीख सके। हमने बैचलर्स किया, हमने मास्टर्स किया, हम PhDs हैं और हम सब कुछ करते हैं, हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त निकलता है, बस किताबुल्लाह को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इससे बड़ी महरूमी की बात और क्या हो सकती है कि हमने अपनी हर चीज़ को प्रायोरिटी समझा है और सबसे लास्ट में हम कुरान से वाबस्ता होने और उसके साथ टाइम शेयर करने को सबसे लास्ट में रखते हैं। मेरी बहनों, प्लीज़ उसको सबसे फर्स्ट ले आइए और कुरानी अरबी सीखिए। कुछ भी बड़ी क्वालिफ़िकेशन की आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप अरबी ज़ुबान पढ़ना और जो ट्रांसलेशन जिसमें आप चाहते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तीनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की बुक हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो एक और लैंग्वेज पढ़ना आता है, बस आप क्लास 8 पास हैं, चाहे आप MBA हैं, आप MTech हैं, हर एक बहन उस कोर्स को इंशाल्लाह कर सकती है। बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कुरान सिखाने में अगर कोई है तो वो है अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी हैदराबाद, और वहीं से हम कोर्स करा रहे हैं और लास्ट टाइम भी हमने वहीं से ही कराया था। तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लीजिए और हर बहन 20-30 बहनों को और कन्विंस करें कि ये कोर्स ज्वाइन करें। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम। इंडीड इट्स एन एमरजेंसी। जिस्म की ग़िज़ा के साथ ये ज़रूरी है कि हम रूह को भी उसकी ग़िज़ा दें, और रूह की ग़िज़ा है कुरान। तो इसीलिए इस कोर्स को टॉप प्रायोरिटी समझकर ख़ुद को इसमें एनरोल करें और अपने जानने वालों से भी कहें कि वो ख़ुद को इस कोर्स में एनरोल करें। और इसी के साथ मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो अपने टाइट शेड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हमें डाइट और हाइजीन रिलेटेड बहुत अहम पॉइंट से अवेयर कराया और हमारी क्वेरीज़ को एड्रेस किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी ख़वातीन की कि आप सब ने यहाँ आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।